बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं अरसलान चांद नवाब। शहर कराची में जहां दीगर मसाइल हैं, वहीं तामीर व तरक्की और हुकूमत की तय करदा पॉलिसियों का मालूमात का फुकदान और उन पर अमल दरामद भी एक संगीन मसला है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ हुसैन, जो कि साबका SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके अल्ताफ साहब, मुझे बताइएगा कि तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत की तय करदा पॉलिसियां क्या हैं और उन्हें कौन से डिपार्टमेंट लुक आफ्टर कर रहे हैं? देखें, सबसे क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके जो सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट उनकी पॉलिसियों पर और वो जो उनके तरक्याती उनके जो बजट होते हैं उसके ऊपर होता है। और हर हुकूमत की तरह ये हुकूमत ने भी बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि उस पर अमल दरामद बहुत कम होता है। ख़ास तौर पे आप शहर की तरक्याती स्कीमें देख लें या आप लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक उसकी देख लें, आप तरक्याती कारकर्दगी की उसमें क्या है। तो बज़ाहिर ये जो ब्लैक एंड वाइट पे कागजात में जो पॉलिसीज़ और जो मंसूबे बनाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी हमेशा से ये रही है कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता, उसी फ्रीक्वेंसी उसी थ्रोटल के साथ उस पर अमल दरामद नहीं होता, और ना ही वो जो पैसा उसके लिए मुख्तस किया गया होता है वो नहीं इस्तेमाल होता। वो मुख्तलिफ़ किस्म की बदउनवानियों और दीगर जो सिस्टम होता है उसके भेंट चढ़ जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मंसूबे और दीगर ये पॉलिसीज़ बना तो ली जाती हैं, लेकिन उसको लुक आफ्टर और उसको जो लॉन्ग टर्म में उसको लेके चलना होता है वो नहीं किया जाता। तो उसकी वजह से वो सिर्फ मंसूबे सरद खाने की नज़र हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जो भी माली साल होता है या फिजिकल ईयर जो होता है उसके आखिर में बाज़ जो उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए होते हैं वो वापस हो रहे होते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी, मुझे एक जो हमारे एक दफ़ा एक अफसर ने कहा था कि देखें, काम करना एक अलग चीज़ है लेकिन उसको लुक आफ्टर करना अलग चीज़ है। हमेशा अपनी जो एनर्जी है सिर्फ 25% हुक्म देने पर और मंसूबे बनाने पर लगाओ, लेकिन 75% जो आपकी एनर्जी है वो आप उसको फॉलो अप में लगाओ। तो आप देखो कि आपने जो हुक्म दिया था या जो पॉलिसी बनाई थी या जो मंसूबे बनाए थे उस पर अमल दरामद कहाँ तक हो रहा है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस पे अमल दरामद अच्छे तरीके से और उस पे जामे तरीके से नहीं कर पाते। ये जो तामीर और तरक्की के लिए शहरियों को इतने दरों पे जाना पड़ता है, हुकूमती जो इदारे बने हुए हैं, वो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं और हुकूमत की जानिब से उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही? देखें, इस बात का सबसे अच्छा जवाब तो ये है कि सबसे पहले जो आवाम की बेसिक नीड्स है, जो कि एक हुकूमत की, एक रियासत की जिम्मेदारी है कि जी उसको साफ पानी, उसको सेहत और उसको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी जाए। ये तीनों बदकिस्मती से हमारे यहाँ बिल्कुल नापेद हैं। आपने खुद देखा है कि सेहत और सफाई बिल्कुल ज़ीरो पे आए हुए हैं। हमारे यहाँ सफाई का और सेहत का बिल्कुल उसमें नापेद है, क्योंकि आप अस्पताल चले जाएं, अस्पताल में बजट नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और सफाई अगर आप देखें तो आप रोड्स पे चले जाएं, देखिए किसी भी कंट्री या किसी भी शहर की अक्कासी उसके लोग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। आप किसी भी शहर में जाएंगे, जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे आप देखेंगे कि अगर बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर है तो आप सबसे पहले आपको जो पहला जो आप पे इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा और साफ सुथरा कंट्री है। बदकिस्मती से हमारा कराची किसी ज़माने में दुबई, लंदन के साथ कंपेयर हुआ करता था, लेकिन अब आप देखें कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। हमारा जो लेवल है कहाँ तक गिर गया है कि हम इवन ये कि जो बेसिक चीज़ है सफाई, हम वो भी नहीं कर सकते। अपने रोड्स पर, अपनी स्ट्रीट्स पर, अपनी गलियों पर हम अपने रोड्स नहीं बना सकते। हमारे 75% रोड तबाह हैं। हमारा जो कराची है सिर्फ डिफेंस नहीं है, हमारा कराची हाईवे से चलता है और क्लिफ्टन तक पहुंचता है। तो ये सारी रोड्स की जिम्मेदारी, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हुकूमत की है कि जी हम सालाना अच्छे से अच्छे बजट भी बनाते हैं, हम तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी करते हैं, अरबों रुपए का हम बजट भी अनाउंस करते हैं, लेकिन कहाँ जाता है वो। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसकी अमल दरामद क्यों अच्छे तरीके से नहीं हो रही। फिर सेहत, आप अस्पताल जाके देख लें, सरकारी अस्पताल लोग जाना पसंद नहीं करते।
इवन ये कि जो हमारे हुक्मरान हैं ये खुद ही नहीं जाते, ये खुद जाके लंदन में और दीगर मुल्कों में इलाज करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ कमी है हमारे यहाँ। तो हम एक आम आदमी को कैसे भेजेंगे एक अस्पताल में? वो बेचारा रोता ही रहता है। आप अंदरून सिंध की मिसाल ले लें कि अगर एक सांप किसी बच्चे को या किसी आदमी को काट लेता है तो वो ऑल द वे बेचारा सिंध से चल के कराची आता है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हम बेसिक नीड्स जो हैं 75 साल गुजरने के बाद भी हम अपने अवाम को नहीं दे सके। सर मैं यहाँ सवाल करूंगा कि मालूमात का फुकदान, यहाँ पर तामीर और तरक्की के लिए पॉलिसियां बना ली जाती हैं, लेकिन आम आवाम जो तामीर और तरक्की या कुछ तामीर करने जाती है उसे मालूमात का फुकदान है, उसे मालूमात हासिल नहीं है। इस वजह से वो गैर कानूनी काम करता है और कानून के जमरे में आ जाता है। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि वो कौन सी सजाएं हैं जो कानूनी पॉलिसी पे अमल ना करने पे अवाम के लिए कानून के तहत दी जाती हैं? देखें, अब सबसे बड़ी बात ये कि वही पहला मेरा जो जवाब है, मैं यही कहूँगा कि हम अपनी अवाम को इतना लिटरेट, इतना तालीम याफ्ता ही नहीं कर पाए कि उसको पता हो कि उसके बुनियादी हकूक़ क्या हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस कदर जदीद दौर आ गया है कि आप पूरी दुनिया आपके एक टच पर है। आप गूगल पे जाएं, आप पूछ लें, आप लिख लें कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, वो फौरन आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारी जो बेचारी जो बेसिक जो अवाम है, जो निचले दर्जे के अवाम है, उनको पता ही नहीं है अपने हकूक़ का, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किस तरीके, किस दरवाजे पे जाना है, किस महकमे में जाना है, उनकी सुनवाई कहाँ होगी। तो वो बेचारे, उन्हें तो सिर्फ पुलिस और कोर्ट कचहरी और अस्पताल, सिर्फ ये 3 चीजें पता है। अच्छा, यहाँ बात करेंगे हम तुजावजात की और हुकूमती इमलाक के ऊपर जो कब्जा हो रहा है, जिससे शहर कराची की खूबसूरती को दबोचा जा रहा है। शहर कराची को इस वक्त दुनिया के खूबसूरत शहरों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। तो ये तुजावजात और हुकूमती इमलाक पे कब्जा, ये किस हद तक बदनुमा दाग बन रहा है? ये देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त जिस तरह की जैसे आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है बदनुमा दाग, ये सबसे बड़ा वाकई में बदनुमा दाग है कि हमारे जो कानून बनाने वाले इदारे हैं या हमारी जो असेंबलीज हैं जो कि कानून को बनाते हैं, उन्होंने इस सेक्शन में, जो कि हम एक सिंपल सा एक सेक्शन 448 हम ऐड कर देते हैं और 448 में उसकी जमानत थाने से है। आप उसकी वो ग्रेविटी आप देख लें कि कितना बड़ा जुर्म है कि उसकी जमानत एक आम एक एएसआई उस थाने में ही ले सकता है, चाहे उसने करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा की हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, हमें कानून बनाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसकी सख्त से सख्त सजा करें, ताकि एक मर्तबा वो जमीन कब्जा करने वाला या गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा करने वाला, सबसे आसान काम इस वक्त गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा करना है। अगर किसी की प्राइवेट की जमीन पे करेगा वो तो लड़ेगा जाके उससे, गवर्नमेंट नहीं लड़ती, उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। हाँ, अगर कभी कहाँ अगर कोई कब्जा हो रहा होता है तो वो बहुत, अगर कोई एलिट कोई अच्छी जमीन हो तो वहां पर फिर वो गवर्नमेंट आ जाती है कि जी हमारी जमीन है, ये कब्जा क्यों कर रहे हैं। आजकल आप देखें कि गोठ आबाद स्कीम के नाम पर, उसके नाम पर हजारों और लाखों एकड़ जमीन कब्जा हो चुकी है और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसमें हमें हमारे जो कानून साज इदारे हैं, असेंबलीज है, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि इसकी सजा और इसकी सेक्शन इसकी सख्त की जाए, ताकि जो भी कब्जा करने, अच्छा फिर खाली सेक्शन और वो कब्जा करने की उसको ना सख्त किया जाए, कोर्ट में भी फिर उसको इसी तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाए कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि उसको पता चले कि आइंदा वो ना करे। तो हमें, मैं कहूँगा कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि बहुत ही हल्की सी हमने उसको सेक्शन लगाई हुई है उस पर, और वो आराम से वो उसका सर मैं यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आज आप A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस फ्लोर के ऊपर आए, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? और दूसरा सवाल इसमें मैं ऐड करूंगा कि अमूमन तामीरों की जहां तामीरात चल रही होती है वहां पे इलाका पुलिस अपनी इन्वॉल्वमेंट डालती है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इलाका पुलिस को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट डाल सके? देखें, सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि यहाँ ये बड़ा अच्छा एक मीडियम है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको बेसिक उनके हकूक़ के मुतालिक बता रहे हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसकी वो आपको तायद करूंगा कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह मीडियम है ये,
दूसरी बात ये कि आप लोकल पुलिस का आप कह रहे हैं, देखें कोई भी लोकल पुलिस अगर कोई संगीन कोई अगर आप वायलेशन नहीं कर रहे तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, उसका काम नहीं है। हाल बता ये है कि जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो भी अपने दायरे में रहें कि कोई गली या मेन सड़क पर कोई डेब्रीज या उसका सेवरेज का या कोई इसका जो इंक्रोचमेंट जो सामान पड़ा हुआ है वो ना पड़ा रहे। लोकल पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है कि वहां जाके उसमें मुदाखलत करे। मालूमात का फुकदान ही शहरियों को गैर कानूनी काम करने पे आमादा करता है। इसी हवाले से इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लेट्स कनेक्ट शो को पेश किया है, जहां आपको मालूमात फराहम की जाती है। शो का वक्त मुख्तसर होने के बाइस मुझे अब इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरियम कौसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम फिर से इस हफ्ते मौजूद हैं लेट्स कनेक्ट में आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक इंफॉर्मेटिव शो है जिसमें हम मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स और उसी के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल बिजनेसेस जिसमें लोग कामयाब हैं। हमारे साथ आज एक मेहमान ऐसे मौजूद हैं जो नौजवान हैं, लेकिन उनकी जब हम प्रोफाइल देखते हैं तो हम सोचते हैं उनका कितना तजुर्बा रहा होगा। माशाल्लाह आप रोटरी क्लब साउथ के मेंबर हैं, रोटरी की मेंबरशिप चेयर आप करते हैं, फेडरेशन हाउस में ज्वेलर सेक्शन के आप माशाल्लाह डिप्टी कन्वीनियर भी हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के मेंबर हैं, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के मेंबर हैं, अपना ज्वेलरी का बिजनेस है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? मरियम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अच्छा देखिए, मैंने आपके बारे में लोगों को बताया, हम यहाँ लोगों से कनेक्ट करते हैं, नाम भी है लेट्स कनेक्ट। लोग जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतने सारे माइलस्टोन्स आपने कैसे अचीव किए। तो सबसे पहले तो हम आपकी प्रोफाइल पे बात करेंगे। हसन कौन है, कहाँ से आए, और अब माशाल्लाह रोटरी हो, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप हो, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब हो, या हम और भी जो बिजनेस सेक्टर देखते हैं वहां मौजूद होते हैं, अपने थोड़े से बारे में बताएं। देखिए, एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न, मैंने बीबी और एमबीए किया मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। और सोशलाइजिंग मेरा शुरू से एक पैशन था। और हमारा फैमिली बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी का, और हमारी मल्टीपल ब्रांड से हम काम कर रहे हैं। अलहमैन जेम्स एंड ज्वेलर्स, क्वालिटी जेम्स, अल जमहूरिया ज्वेलर्स, और लाइक माय फैमिली इज इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 60 इयर्स। तो मैं जब सेकंड ईयर में था तब से ही मैं अपने बिजनेस में किसी न किसी लेवल पे जो है वो इन्वॉल्व हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लाइक आई फील के हमने हर दिन अपने आप को जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ एनहेंस करना है, अपने नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो आपने कंट्रीब्यूट करना है। और कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आपने प्लान करना है कि किस तरह हम अगले 6 महीने में शॉर्ट टर्म्स गोल बनाने के, अगले 6 मंथ्स में, अगले नेक्स्ट 1 ईयर में आपने क्या कुछ अचीव करना है और उसके लिए आपने क्या प्लानिंग जो है वो करनी है। तो मैं लास्ट कोई आई थिंक नाउ 15 इयर्स के मैं डिफरेंट अपने शॉर्ट टर्म्स गोल्स जो है वो लेके चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अचीव वो किया है। आई एम जस्ट 34 इयर्स नाउ, और मैं 16 इयर्स हो गए हैं कि मतलब 2007 में मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ट्रेनर होता था, और वहाँ पे मेरी बहुत बड़ी टीम की डाउनलाइन थी। वो एक लंबी डिटेल है, उसको हम फिर अभी जाहिर सी बात इतना टाइम नहीं है मैं एक्सप्लेन करूँ। तो मैं उस वक्त से जो है वो लोगों को के साथ इन कांटेक्ट रहना और उनको जो है वो चीजों उनको बताना, उनके साथ एंगेज रहना। बिल्कुल। अच्छा, एंगेजमेंट इज अ फन। जब आप लोगों से मिलते मिलाते तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं इस यूनिवर्सिटी के जब स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होते थे तो मैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट करता था। वो इलेक्शन में जीता भी। फिर वो जो मैंने पैनल्स बनाए, ग्रुप का मैं हेड बना, उसका पैनल बनाया था, वो इलेक्शन भी हमारा पैनल हमेशा जो है ना वो जीता, हमने क्लीन स्वीप किया। तो वो उस वक्त से वो लेगेसी जो है वो चलती हुई जो है वो आ रही है। और फिर मैं चूंकि शुरू से अपने बिजनेस में हूँ तो वो डेफिनेटली वो चीजें मुझे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जो है ना वो हेल्प आउट जो है ना वो करती है। और अब अराउंड कुछ 8 इयर्स हो गए हैं मुझे रोटरी में। और रोटरी एक पास था जिससे मैं एक सोशल फेटर्निटी में जो है वो इंडक्ट हुआ। लेकिन उसके बाद लास्ट कुछ 3-4 इयर्स में मैं आई थिंक मल्टीपल फोरम्स का पार्ट हूँ। जितने सोशल फोरम्स है सबके साथ मैं एंगेज हूँ, और हर फोरम का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना डिफरेंट एक जो है और अलग तरह उनसे सीखने को मिलता है। डेफिनेटली। तो मैं मल्टीपल फोरम्स का पार्ट हूँ, हर फोरम पे अपना कुछ डिफरेंट जो है वो मैं कहीं इनपुट जो है ना वो दे रहा होता हूँ, जो वो मुझसे जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट जो है ना वो कर सकूँ। तो हमारी एक अपनी एनजीओ थी, हम उसको रन कर रहे थे। तो उस प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी सर्विस का मेरा शुरू से ही जो है ना वो बहुत पैशन जो है वो हमेशा एक रहा है। और हर फोरम में कहीं ना कहीं मैं अपने एंड से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकूं मैं जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह हैज बीन सो काइंड कि शायद मैं जितना मैं जब भी कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं
ये नहीं सोचता कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, बट लेटर आई रियलाइज कि जितना मैंने करा होता है मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड लाइक। और यही वजह है कि माशाल्लाह आपका जो हल्का अहबाब है वो आपको बड़ा पसंद करता है। अच्छा हसन, एक चीज मैं वैसे तो हमारे शो का एक अलग फॉर्मेट है, मैं आपसे वो भी बात करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, हमने बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स देखे हैं जो सोशल साइट पे आ जाते हैं तो अपना बिजनेस या अपनी, वो हम कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, अपने आप को नहीं बना पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपने बताया कि आप 8 साल से एक जगह, और उससे पहले भी आप सोशल फोरम्स का हिस्सा रहे, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी रहे आगे आगे। तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट फॉर देयर सोशल लाइफ ऑल्सो एंड फॉर देयर बिजनेस? देखिए, इंसान के पास उसकी लाइफ में जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसका टाइम ही है। बिल्कुल और कोई ऐसे ही है। आदमी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है या बहुत कम सक्सेसफुल है, तो ये नहीं कह सकता कि जो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है तो उसके पास जो है वो 24 घंटे नहीं, जिसके पास 25 घंटे थे इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। सबके पास वही गिवन टाइम है, उसमें उसको बिल्कुल। मैनेज जो है ना वो करना है। बिल्कुल। तो हमें अपने टाइम को टाइम की मैनेजमेंट करनी है। हमें ये डिसाइड करना है कि मतलब लाइक क्या चीज ऐसी है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव है और क्या है। चीज हम मतलब लाइक लिटरली हम लोग बहुत सारी चीजें हम रियलाइज जो है ना वो नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने स्क्रीन टाइम की देखें तो अब बहुत सारे लोगों को 8-8 9-9 घंटे जो है ना स्क्रीन टाइम होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। वो चीजें कुछ हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, हम इंसान की पूरी जिंदगी उसके 2-3 डिसीजंस होते हैं, सही है। और हमारे कोई सही डिसीजन जो है ना वो हमें लाइफ पे सही ट्रैक पे ले जाएंगे, और कोई डिसीजन जो है ना वो हमारी लाइफ का जो है ना वो ट्रैक जो है वो चेंज जो है ना वो कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सीरियसली हमें पहले ये है कि आगे चल के जितना कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमने अपने आप को एकेडमिकली अपने आप को जो है ना वो साउंड करना है। दूसरा ये है कि हमें बुकिश नॉलेज से निकल के कहीं ना कहीं अपने आप को टेक के साथ या कहीं ना कहीं आगे जो टेक्नोलॉजीज आ रही है हमें उसके साथ अपने आप को जो है ना वो जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। एंगेज करना है। फिर हमें अपना सर्कल ऐसा रखना है कि जो हमें मोटिवेट करे कि हमें लाइफ में ज्यादा करना है। अच्छा, वैसे एक बात है कि हसन बड़े सिंपल अंदाज में बात करते हैं, लेकिन बातें करते करते वो बहुत वैल्यूएबल हमें चीजें बताते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि हमें क्या करना है, लेकिन आप बड़ी सादगी के साथ चीजें बताते जा रहे हो, तो ये सबके लिए बड़ी काम की है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ अपने आप को एंगेज करना है जो हमें मोटिवेट करे, जिनसे मिलकर हमें हो कि हमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करा और हमें खुद को जो है ना वो जो है ना वो जो है ना वो अचीव जो है ना वो करना है। तो है ये कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे पास अब उस फेज से हम निकल गए हैं कि हम कहें कि पहले हम 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे, फिर हम 2 साल का मास्टर्स करेंगे, फिर हम 1 साल रेस्ट करेंगे, फिर हम जॉब सर्चिंग के लिए जो है निकलेंगे। इस वक्त तो हमें अपने जो है वो यूनिवर्सिटी डेज में ही कहीं ना कहीं जो है वो अपने कुछ ना कुछ शुरू करने हैं। जो है वो करना है। और डेफिनेटली जो है वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और रिसोर्स की कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, तो हम इस वक्त जो है वो कहीं पे भी जो है वो हम रिलैक्स नहीं हो सकते। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने शॉर्ट टर्म जो है ना वो गोल बनाने हैं, उनको जो है ना वो डिसाइड करना। और कहीं पे भी अगर हमें लग रहा है कि हम अपने गोल से पीछे हैं तो हमें उन लोगों से सक्सेसफुल है, हमें उनसे जो है ना वो आइडियाज जो है वो लेने चाहिए। अच्छा, एक ये बड़ी कमी पाई जाती है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें सक्सेसफुल लोगों से आइडियाज लेने चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमें कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम एनहेंस बिल्कुल नहीं करेंगे, लर्निंग की तरफ जाएंगे ही नहीं। मरियम, इशू क्या है? इशू ये है कि यहाँ पे लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का फर्क नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हर आदमी को वो बात भी पता है कि जिसका उससे लेना देना ही नहीं है, सही है। लेकिन वो नहीं पता कि जो उसका असल काम है। वो नहीं पता कि जिससे जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है। मतलब लाइक हर आदमी को ये पता है कि आज इमरान खान ने क्या पहना हुआ था, नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया, जिसका उसकी जात पे कोई असर जो है ना वो नहीं पड़ रहा। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को, अपने आप को एकेडमिकली, अपने आप को टेक के साथ या अपने आप को जो लाइफ में जो इस वक्त जो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके साथ अपने आप को जो है वो कनेक्ट करना या उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो परस्यू करने पे वो फोकस नहीं कर रहा। लेकिन इतना फ्लो है सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन को, तो हम बहुत सारी चीजें वो ग्रैप्स कर रहे होते हैं जो हमें लाइफ में हेल्प नहीं कर रही होती, और हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है ना वो मिस जो है ना वो बिल्कुल मिस आउट कर रही होती। मैं हसन की बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगी कि आपको दूसरों से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो जरूर सीखना चाहिए। और अभी टेक की बात हो रही थी, इंटरनेट की बात हो रही थी, तो ये फ्यूचर है, ये अब जरूरी है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी लाइफ से आपने खुद को अपना करियर स्टार्ट करना है, तो इस पॉइंट पर हम आते हैं। कनेक्ट 2.0 A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और आरजे ग्रुप ने लॉन्च किया है। अभी इंशाल्लाह इंक्यूबेशन सेंटर भी लॉन्च हो रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि नौजवानों को जहां काम करने की फैसिलिटीज ही नहीं है, वहां पे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि इंक्यूबेशन सेंटर की अगर कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनको भी यहाँ जगह मिले। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अभी सर्वाइव कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो हमारे लिए ब्लेसिंग है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है कि वो जो यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं या उनकी फैमिलीज यहाँ पर है, यहाँ पे आके स्पेंडिंग करते हैं, वो एक वो है। तो इन फ्यूचर जो है ना इससे भी बड़ा अगर पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल होगा तो ये स्टार्टअप्स हैं कि जो लोग जो है हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का इशू ये है कि वो
कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेन नहीं कर रहा है कि लोग बिजनेस आइडियाज पे जो है ना वो काम करें। हर आदमी को अपने आखिरी सेमेस्टर में ये टेंशन होती है कि मुझे को 50,000 रुपए की नौकरी देगा ही नहीं देगा, वो इसी बिल्कुल टेंशन में ऐसे जो है ना ही है। वो होते हैं। हमें जो है वो जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर से जो है वो ज्यादा। और कोई भी आदमी स्टार्टअप्स को अगर सपोर्ट जो है वो कर रहा है तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है। और 90% जो रेवेन्यू है वो है बिजनेस साइड पर, 10% जो है वो और आईटी एक्सपोर्टर्स अब सबसे ज्यादा माशाल्लाह रेवेन्यू आईटी लेकर अब आ रहे देखे हैं। ना कि हम कहते हैं हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, इंडिया की 150 अरब डॉलर की इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है, और हमारी जो है हम 1.5 अरब पे भी जो है वो जो है ना वो नहीं, हम कोई 100 बिलियन प्लस पे हैं। हो मान लेते हैं कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड भी थोड़ी सी होगी, तो फिर इंडिया की भी अनडॉक्यूमेंटेड जो है ना वो जो है ना वो होगी। हम मान लेते हैं कि हमारी हमसे 5 टाइम्स है, लेकिन ये तो डिफरेंस 5 टाइम्स से बहुत ज्यादा है, तो 100 टाइम्स का जो है ना वो डिफरेंस है। तो हमें जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई उनकी नो हाउ नहीं है, जबकि वो शायद इसी फील्ड में वो ग्रेजुएशन जो है ना वो कर रहे हैं। तो लिटरली टेक पे कोई भी अगर काम करेगा और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ पहले 80% एडमिशन मैनेजमेंट साइंसेज में आते थे और 20% टेक पे आते थे, अब जो है वो 80% टेक्स पे आ रहे हैं, 20% मैनेजमेंट साइंसेज पे जो है वो आ रहे हैं। तो बड़ा वो चीजें चेंज हुई हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में लोग कितना अर्न कर रहे हैं, लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, लोगों की जॉब जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देखिए ना, एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर कितना अर्न करता है। अच्छा हसन, मैं आपसे मैसेज लेना चाहूंगी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, आरजे ग्रुप के लिए, जो ये इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च कर रहे हैं, कनेक्ट पे लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लोगों को, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तान में वाकई में इंक्यूबेशन सेंटर्स की बहुत ज्यादा जो है वो नीड है। तो इसमें आप लोग अपना विजन ब्रॉड करें, जो डेफिनेटली जो है वो होगा। और मेरे लाइक कोई भी काम हो तो मैं हर तरह से जो है ना वो हाजिर हूँ, और हम इस हवाले से इन कांटेक्ट जो है ना वो रहेंगे, और मैं अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो जरूर दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। वैसे बातें करने को बहुत सारी हैं, और जब भी हम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो खुद यंग हो और वो बड़ा कनेक्टेड हो, तो बातें उससे बातें निकलती चली जाती हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज मोहम्मद हसन से बात करके, मोहम्मद हसन को अपनी स्क्रीन पे देखिए। आपको ये शो कैसा लग रहा है, और मजीद हमें क्या इसमें लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेट्स कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नुजरत मुगल हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स कनेक्ट। आप देखते हैं हमारा ये शो लेट्स कनेक्ट, हर वीक हम आपके साथ होते हैं आपकी स्क्रीन पे, और ये शो है हमारा एक इंफॉर्मेटिव शो जहां पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साथ ही साथ हमारी खूबसूरत बातों से आप लोग एंजॉय करते हैं। ये जो शो है हमारा लेट्स कनेक्ट, इसे पावर्ड किया है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज बेतहाशा काम कर रहा है। किसी भी शोबे में देखा जाए तो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना ही एक लोहा मनवा चुका है। और जहां तक बात की जाए अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का अपना ही एक नाम है। A&I से जुड़ने वाले लोग किस तरीके से A&I के साथ जुड़े, और अब वो क्या सोचते हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के बारे में, और रियल एस्टेट की करंट सिचुएशन को किस तरीके से वो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, इसके लिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है A&I के एक और बहुत खूबसूरत से मेहमान को, जिनका ताल्लुक काफी टाइम पहले से है A&I के साथ, और वो अब एज अ सेल्स डायरेक्टर A&I को ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं निसार। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा हुमायूं, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया हमारे लेट्स कनेक्ट के शो में। ये बताइए, रियल एस्टेट से वाबस्ता हुए कितना टाइम हो गया, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? समझे कि रियल एस्टेट से वाबस्ता हुए मुझे 4 साल हो गए, और मैंने अपनी जो फील्ड का आगाज़ करा था वो A&I के साथ करा था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ A&I का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आज मैं आपके सामने हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, कैसे ख्याल आया हुमायूं कि रियल एस्टेट के शोबे में ही जाना चाहिए, रियल एस्टेट के शोबे में काम करना चाहिए? रियल एस्टेट के शोबे में जाने का ख्याल कुछ इस तरह है कि वैसे बेसिकली बहुत इमर्जिंग फील्ड है, और यूथ के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि लोग इसके अंदर पढ़ते हुए भी काम कर सकते हैं, या हाउस वाइफ है तो वो भी काम कर सकती है। और बेसिकली अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, हम लोग दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ तो इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री समझी जाती है। पाकिस्तान में नहीं समझी जाती है, मगर इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री समझी जाएगी रियल एस्टेट की। इंशाल्लाह। जैसे आपने बताया कि आपको 4 साल हो गए हैं रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हुए, इन 4 सालों में क्या ऊंच नीच देखी है, या अभी जो करंट सिचुएशन है रियल एस्टेट की वो क्या चल रही है, उस बारे में आप अपनी राय क्या देंगे? देखिए, पिछले 4 साल में तो कोई ऊंच नीच नहीं देखी ऐसी मैंने, मगर अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की, कि हमारा मुल्क कैसे डिवैल्यू होता जा रहा है, हमारी वैल्यू कैसे डिवैल्यू हो रही है, और डॉलर्स के रेट कैसे राइज होते जा रहे हैं, और इसी वजह से मार्केट अनस्टेबल है।
और सबसे ज़्यादा जब मार्केट अनस्टेबल होती है तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है प्रॉपर्टी पे होता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डरते हैं कि मार्केट स्टेबल हो जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे ताकि प्रॉफिट हो बिजनेस का। मगर ये है कि काफ़ी टाइम से मार्केट अनस्टेबल है तो ओवरऑल मार्केट के प्रॉपर्टी के हालात ख़राब हैं। खराब है, क्या समझते हैं आप, कैसे ठीक हो सकते हैं ये हालात? अपने राय आप क्या देंगे इस पे? बेसिकली ठीक ऐसे हो सकते हैं कि हमारे बिल्डर्स को चाहिए कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए और ऐसी प्रोडक्ट बनाए कि जो सामने नज़र आ रही हो, जिसकी कमिटमेंट आप फुलफिल कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर को जब एक चार्म नज़र आएगा प्रॉपर्टी के अंदर तो वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे आज भी। ऐसा ही। अच्छा, ये बड़ा लैक है इस चीज का कि जो इन्वेस्टर्स हमें इस वक्त देख रहे होंगे वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अब हम अपनी बात कर लेते हैं, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें काफी सारी चीजें जो है वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसके लिए 10 चीजें सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स आज के दौर में अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो उसको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली वजह तो मार्केट की है कि मार्केट स्टेबल नहीं है आपकी। मार्केट स्टेबल होगी तो इन्वेस्टर्स के अंदर हिम्मत आएगी इन्वेस्ट करने की। लोग पास में देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ या प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिनकी वजह से वो और भी डर गए हैं। ठीक है, इसीलिए आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो प्रोजेक्ट है आरजे मॉल, तो वो एक चीज़ रेडी है, एक लीज प्रोजेक्ट है, सामने दिख रहा है, तो इन्वेस्ट वहां पे कर सकता है इन्वेस्टर। वरना आज हवा में इन्वेस्ट कोई भी नहीं करेगा, जब तक उसको चीज़ नज़र नहीं आएगी, उसको चार्म नज़र नहीं आएगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के अच्छा होने के लिए उसकी लोकेशन बड़ा मैटर करती है। तो जैसे कि आपने बताया कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कनेक्ट कमर्शियल हब, और साथ ही साथ अब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कनेक्ट 2.0 लॉन्च किया है। तो आप क्या कहते हैं कनेक्ट 2.0 के बारे में कि ये कैसी लोकेशन है? देखिए, बेसिकली कनेक्ट 2.0 की लोकेशन मेन सेंटर है। ठीक है, ये रोड जो है आपका मेन नास रोड सबका वायर रोड है। इधर से आप गुलशन भी जाते हैं, आप फेडरल भी एरिया भी जाते हैं, और आप ऑन द लेफ्ट साइड आप फिर शारा फैसल भी निकलते हैं, आपका बिजनेस अब निकलता है, आपका DHA निकलता है, तो सबका वायर रोड है। और अगर मैं DHA भी ना जाऊँ, ना शारा फैसल जाऊँ, सिर्फ मैं जौहर को ही कर लूँ ना, तो ऑलमोस्ट जौहर में 40 लाख आबादी है आपकी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कनेक्ट 2.0 जो कि बेसिकली IT पे बेस्ड है जी, अगर हम IT के सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और हम सिर्फ जौहर को ही देख लें ना, तो हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग निकलेंगे, बहुत यूथ निकलेंगे जो अपने सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहे हैं, जो अपना IT में बिजनेस भी कर रहे हैं और तरक्की भी हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट लोकेशन है। ऐसा ही है। जो लोग IT सेक्टर से रिलेटेड है, हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसा कि हुमायूं ने भी बताया कि अगर हम सिर्फ जौहर की ही बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो कनेक्ट 2.0 अपनी तर्ज का एक IT हब बनने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? IT हब बनने जा रहा है, बहुत बेहतरीन मैं तो कहूँगा कि इंडिया ने स्टेप उठाया है। ठीक है, क्योंकि IT अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे इमर्जिंग फील्ड चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बेसिकली डॉलर्स आ रहे हैं। ऐसा ही है। डॉलर्स में उन लोगों की अर्निंग हो रही है, तो उनके लिए तो ऐसा कुछ इशू आ नहीं रहा है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से या मुल्क के हालात की वजह से। तो बहुत बेहतरीन मेरे हिसाब से फैसला ये इंडिया का कि उन्होंने IT को हिट करा है, और IT को वो माशाल्लाह से इंडिया प्रमोट भी बहुत कर रहा है अपने हैंड से भी। बिल्कुल। कनेक्ट 2.0 एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी देखा और उन्होंने सुना, और वो वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कनेक्ट 2.0 में क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टर्स को मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज वो आए, कनेक्ट 2.0 का प्रोडक्ट देखें, उनके सामने रेडी है, जहाँ वो पैसे लगा रहे हैं उनकी चीज़ मौजूद है और अच्छा रेंटल इनकम है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आज मैं अपने इलाके में या XYZ मोहल्ले में कोई दुकान खरीदूँ और किसी दूध वाले को दूँ या किसी किराने वाले को दूँ या XYZ किसी को भी दूँ, तो वहाँ से मुझे इतना अच्छा रेंटल जनरेट नहीं होना, या द एंड ऑफ द डे वो मुझे ये बोलेगा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मेरी बिक्री नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है XYZ ना। और अगर मैं IT सेक्टर पे आऊँ तो IT को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर आज वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ लेते हैं और किसी को रेंट आउट करते हैं और उनको अच्छा रेंटल मिल रहा है 0.5 0.6, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना। अच्छा, ये बताइए हुमायूं कि कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है? देखिए, कनेक्ट 2.0 कनेक्ट कमर्शियल में हमारे पास जो फैसिलिटीज़ मैं बोलूँगा कि जनरली किसी भी बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, आपके पास पार्किंग होना मौजूद है, आपके पास लिफ्ट होना चाहिए, आपके पास स्टैंड बाय जनरेटर्स होना चाहिए, और आपके पास 24/7 के लिए फ्लोर होना चाहिए। और बेसिकली कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 में तमाम फैसिलिटीज़ हैं। आप 24/7 काम भी कर सकते हैं, आप लिफ्ट्स आपके पास 24/7 चलती हैं, आपकी पार्किंग 24/7 है, आपके पास इंटरनेट 24/7 है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो किसी भी बिजनेस को ज़रूरी, उनकी नेसेसिटीज़ हैं। तो अल्लाह का करम है कि इंडिया यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ 24/7 दे रहा है आपको।
बिल्कुल, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया है कि कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 जैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो मार्केट में मुतारिफ कराए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपको मिल सकती हैं हमारे जितने भी फेसबुक पेजेस हैं, उनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कनेक्ट का पेज है, A&I ग्रुप का पेज है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर मिल जाएगी। जिंदगी रही तो आपसे होगी एक बार फिर से मुलाकात। अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।